हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लक्की झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में कि मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है एंड मेगास्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ लेक्चर्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपन थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से अपन लेते हैं। देखिए भाई, लास्ट हमने पढ़ा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेगास्पोर होता है, ठीक है ना, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, तो मेगास्पोर को ही हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसेक। तो मेगास्पोर जो है वही एम्ब्रियोसेक है और फीमेल गैमेटोफाइट भी सेम ही स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। हिंदी में देखें, मेगास्पोर को कहते हैं गुरु बीजाणु, एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणकोश और मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो देखें, हमने डिस्कस किया लास्ट कि ओव्यूल जो होता है एंड ओवरी है ना, अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर किस तरीके से एक ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से एक ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है ना, तो लास्ट हमने लेक्चर जो देखा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको बहुत रिवाइज कीजिएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसमें से एक पॉइंट अपने मेगास्पोरोजेनेसिस आता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर मेगास्पोर तो पढ़ा ही हमने कि एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, वो तो एमएमसी के बाद की कहानी थी। ठीक है ना, लेकिन साथ ही साथ में ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बनी वो भी हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में ही पढ़ लिया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे बनेगा, एक अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण और साथ ही साथ में एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोश का निर्माण भी पैरेलल चलता रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब लास्ट हमने जो डिस्कस किया उससे आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल है उसके अंदर एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आज अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक क्या होती है। तो देखिए भाई, जो माइक्रोपाइल वाली साइड होती है, ठीक है ना, एम्ब्रियोसेक की जो माइक्रोपाइल वाली साइड होती है, यहाँ पर आपको 3 सेल देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, कितनी सेल? 3 सेल्स देखने को मिलती है माइक्रोपाइल वाली साइड। ठीक है ना, आप ओव्यूल को इमेजिन रखिएगा, ठीक है ना, इमेजिन रखिएगा इस चीज़ को। फिर उसके बाद में माइक्रोपाइल से जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? वेरी गुड, चेलेजा। ठीक है ना, क्या होती है? चेलेजल पार्ट। तो चेलेजल पार्ट जो होता है वो माइक्रोपाइल का जस्ट ऑपोजिट पार्ट है जहाँ से इंटैग्यूमेंट्स बनने स्टार्ट होते हैं। अध्यावरण जो होते हैं बीजांड के वो चेलेजल पार्ट से बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो चेलेजल पार्ट पे जो है वो हमें 3 सेल्स नजर आती है एम्ब्रियोसेक में। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पर ये जो एक सेल है बीच, सेंट्रल सेल, ठीक है ना, ये जो बीच में आप सेल देख रहे हैं ये होती है एग सेल, जिसे कहा जाता है एग सेल यानी अंड कोशिका। ठीक है ना, एग सेल होती है। साथ ही साथ में इसके साइड में जो 2 सेल्स इसको गार्ड कर रही हैं ये होती हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स होती है एंड एग सेल होती है। सिनर्जिड्स और एग सेल ये दोनों मिलके जो है एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। मतलब ये पूरे के पूरे तीनों को मिला के हम कहें तो ये बन जाएगा एग एपरेटस। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? इसे एग एपरेटस कहा जाता है, अंड उपकरण। ठीक है, तो माइक्रोपाइल वाली साइड में, एम्ब्रियोसेक में माइक्रोपाइल वाली साइड के अंदर आपको 3 सेल्स देखने को मिलेगी, 3 कोशिकाएं उपस्थित होगी, जिसमें से बीच वाली कोशिका जो है उसको एग सेल कहा जाता है एंड जो साइड में जो 2 सेल्स हैं एग सेल्स के उन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब नाम इनका सहायक है तो क्या सहायता करेंगी, क्या हेल्प करेंगी ये और किसको हेल्प करेंगी, ये भी चीज़ देखेंगे अपन। ठीक है,
तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग सेल और सिनर्जिस जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एग एपरेटस अंड उपकरण कहा जाता है। ठीक है, चेलेजल पार्ट की तरफ, ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं चेलेजल पार्ट की तरफ ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासित कोशिकाएं, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप दोनों नाम, प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासित कोशिकाएं। इनका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है ना, इनका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन तो यहाँ पर जो है ये एग एपरेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें टोटल 6 सेल्स मिल चुकी है कि 3 माइक्रोपाइल वाली साइड में है एंड 3 इस चेलेजल पार्ट की तरफ है एंटीपोडल। एंड 7th सेल जो होती है इसकी ध्यान रखिए, 7th सेल जो है एम्ब्रियो सैक की ये कंप्लीट एक सेल है। समझ रहे हो बात को कि ये एक कंप्लीट सेल है और इसके अंदर इसके 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 7th सेल हो गई, 7वीं कोशिका हो गई, और ये इसकी एक सेंट्रल सेल है, इसको लार्ज सेंट्रल सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है ना, लार्ज सेंट्रल सेल होती है, केंद्रीय कोशिका कहलाती है ये। ठीक है ना, क्या कहलाएगी, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, और इस केंद्रीय कोशिका के इस सेंट्रल सेल के अंदर जो है वो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, जो स्टार्टिंग कंडीशन में, इनिशियल स्टेज में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान जो है ये दोनों संलग्न हो जाते हैं केंद्रक और डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं या डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि शुरुआती अवस्था में तो ये दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में है। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज में, अगुणित अवस्था में N+N कंडीशन पाई जाएगी, लेकिन जब मेल गैमेट अंदर एंटर होंगे एम्ब्रियो सैक के तो उस वक्त पर ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे ये भी चीज़ अपन देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये बात समझ जाइएगा। तो देखिए भाई, किसी को भी सेल कहा जाएगा ना, तो उसके अंदर किसी को भी सेल कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 सेल्स ऊपर हो गई, 3 नीचे हो गई, है ना, बीच में ये एक सेंट्रल सेल हो गई, तो किसी को भी सेल कहने के लिए उसमें तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो उसका न्यूक्लियस होना ज़रूरी है, न्यूक्लियस के पास अपना साइटोप्लाज्म होना ज़रूरी है, और साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होनी ज़रूरी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लांट सेल की बात चल रही है तो आउटर मोस्ट वॉल जो है वो सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति। ठीक, तो देखें भाई, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब इन सभी के अंदर अपना अपना कोशिका द्रव्य होगा, साइटोप्लाज्म, इसीलिए इनको सेल कहा गया। जबकि ये बीच वाले जो हैं, ये बीच वाले क्या कहलाते हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, इसको अपन पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस या फिर, ठीक है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है इसको, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं इसे। ठीक है ना, ये होगा, ये न्यूक्लियस है और इसकी पूरी की पूरी सेल हो गई। ठीक है, और एंटीपोडल सेल्स हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा कि इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है ना, इस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें 7 सेल्ड कंडीशन देखने को मिलती है। बट यहाँ पर न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के नंबर देखे जाए तो न्यूक्लियस है 8, सेंटर में 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है ये 7 सेल्ड होगा, 7 सेल्ड, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश। ठीक है ना, क्या होगा, भ्रूण कोश। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो होगा वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन इन सब के फंक्शंस के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जो है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक हम उसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है वो फीमेल गैमेट नहीं है। मादा युग्मक एक अलग स्थिति है और मादा युग्मकोद्भिद अलग है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है जो युग्मकों को उत्पन्न करेगा।
है ना। तो मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब इसके अंदर फीमेल गैमेट पाया जाएगा या फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। तो देखिए भाई, एग सेल जो होती है ना, इसके अंदर एग एपरेटस जो देख रहे हो आप माइक्रोपाइल वाली साइड पर, ये रियलिटी में फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। दिस इज फीमेल गैमेट। देखो भाई, ह्यूमन बींग्स में या किसी भी एनिमल के अंदर भी आप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन सभी के अंदर हमें जो ओवम होता है ना, ओवम अंडाणु जिसको अपन कहते हैं, तो ओवम जो है वही फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पर भी एग सेल एक तरह से ओवम ही जैसे तो बिहेव कर रही है, ठीक है। तो एग सेल जो है ना वो क्या है, फीमेल गैमेट है। देखते हैं अपन साइड में, ठीक है। तो एग सेल जो है इसका क्या फंक्शन है, एग सेल इज अ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट है तो जाहिर सी बात है कि भाई मादा युग्मक है तो निषेचन का काम करेगी, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक मेल गैमेट का वो एग सेल के थ्रू होगा, ठीक है ना, एग सेल। तो एग सेल इज अ फीमेल गैमेट, तो इसका फंक्शन हो गया कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, मेन यही पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिनर्जिड्स पे आते हैं अपन, सहायक कोशिकाएं। देखिए भाई, सिनर्जिड्स जो होती हैं इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, ठीक है। सिनर्जिड्स जो होती हैं इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। क्या करेगा, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिनर्जिड्स के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उनको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो सिनर्जिड्स के अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और वो केमिकल सब्सटेंस स्टाइल के अंदर जो पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही है उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं कि भाई, अब पर्टिकुलर हमें पता है कि भाई अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो ओवरी का जो लॉक्यूल है वहीं से ग्रोथ करते हुए पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल वाली साइड, ये माइक्रोपाइल वाली साइड है, तो माइक्रोपाइल वाली साइड पर ही यहीं से एंटर करती है पोलन ट्यूब, पराग नलिका। तो माइक्रोपाइल वाली साइड से ही एंट्री मिल रही है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है सिनर्जिड्स। ये एक केमिकल सिक्रीट करती हैं जो अट्रैक्ट करती है पोलन ट्यूब को, पराग नलिका को आकर्षित करती हैं कि भाई तुम्हें अब माइक्रोपाइल वाली जगह से ही एंटर करना है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो माइक्रोपाइल वाली जगह से ही एंट्री होती है बिकॉज सिनर्जिड्स हेल्प करती है इसमें, ठीक है ना। ये एक तरीके का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कराती है पोलन ट्यूब को, ठीक है। तो सिनर्जिड्स का क्या रोल हो गया, they attract pollen tube during fertilization, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से थोड़ा सा पहले जो है जो पोलन ट्यूब आएगी उसको अट्रैक्ट करने का काम सिनर्जिड्स का होगा, ठीक है ना, थ्रू दी फिलीफॉर्म एपरेटस, थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू जो है ये अट्रैक्ट करते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स में पाया जाने वाला एक केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी कि पोलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। देखिए भाई, ट्रॉपिक का मतलब, कीमोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया कि टुवर्ड्स द केमिकल, कि केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है। जैसे देखें, एक प्लांट है, एक प्लांट सनलाइट की तरफ मूव करता है, मूवमेंट करता है कि सनलाइट आती है उस तरफ झुक जाता है प्लांट, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो मूवमेंट है प्लांट का वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। रूट्स होती हैं, रूट्स जो है वो जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करती है, क्योंकि रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं। तो जिसके तरफ मूवमेंट किया जाता है उसके लिए अपन वर्ड करते हैं, जैसे केमिकल के टुवर्ड्स किया जा रहा है मूवमेंट तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ना सनलाइट की तरफ किया जा रहा है मूवमेंट तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूवमेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब जियोट्रॉपिक ग्रोथ हो गया, ठीक है ना, जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो गई। तो यहाँ पर जो है वो पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करती है बिकॉज ऑफ दी सिनर्जिड्स, ठीक, ये होगा। तो इसका मतलब मेल गैमेट की एंट्री जो है वो यहीं से होगी क्योंकि पोलन ट्यूब यहीं से आ रही है, सिंपल बात है, ठीक है। देखें, ध्यान रखिएगा, सिनर्जिड्स जो होती हैं जैसे पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है तो उसके बाद में सिनर्जिड्स जो है वो नष्ट हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। सिनर्जिड्स जो है वो नष्ट हो जाएंगी जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर हुई तब। इसका मतलब जब मेल गैमेट आएंगे तो मेल गैमेट को सबसे पहले क्या मिलेगा, एग सेल मिलेगी। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो होगा, 2 मेल गैमेट आते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो हमेशा एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है।
ध्यान रखिए। अब आते हैं अपन एंटीपोडल सेल। देखिए एंटीपोडल सेल्स का वैसे तो कोई फंक्शन नहीं होता, आगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एज अ न्यूट्रिशन दे करके जो है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, न्यूट्रिशन देकर ये खत्म हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो आगे का जो डेवलपमेंट है एंटीपोडल सेल से हो जाता है, ठीक है ना। ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे प्लांट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया या फिर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। कभी कभी कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है, एंडोस्पर्म क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है तो उसका फॉर्मेशन एंटीपोडल सेल से हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, ऐसे एक्सेप्शनली है, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स का बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है ज़्यादा, ये एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू वर्क आ जाती, फंक्शन यूज आ जाती है, उसके बाद खत्म, ठीक। आते हैं अपन लार्ज सेंट्रल सेल पर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए भाई लार्ज सेंट्रल सेल क्या करेगी कि इसके अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, उनसे सेकंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सेकंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा। क्योंकि भाई जो जर्म न्यूक्लियस होता है, जो पोलन, ध्यान रखिएगा, देखो भाई पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब के अंदर जर्म सेल होती है, जर्म सेल 2 मेल गैमेट को बनाती है। तो पहला मेल गैमेट जो है वो तो एग सेल से फर्टिलाइज करेगा। दूसरा मेल गैमेट जो होता है, दूसरा नर युग्मक क्या करेगा कि इस लार्ज सेंट्रल सेल के जो पोलर न्यूक्लियाई है इनसे फ्यूज करेगा, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करने के बाद, या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल सकते हो आप इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करके जो है ये एंडोस्पर्म का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। कुल मिला के बस इतनी सी बात ध्यान रख लो कि फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्ब्रियोसेक में, एक तो होता है सेंट्रल सेल से और दूसरा होता है एग सेल से, क्योंकि 2 मेल गैमेट आते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 2 पोलन जो है वो आएंगे, ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक है ना, 2 मेल गैमेट आते हैं तो ये फर्टिलाइज होता है। तो एम्ब्रियोसेक के अंदर बेसिकली जो है क्या होगा कि ये एक, इसके अंदर फीमेल गैमेट पाया जा रहा है, तो इस कारण से इस एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, ना कि इसको मादा युग्मक कहेंगे आप, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक जो है वो पाया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहने की ये बात है कि भाई एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ली, ठीक है, एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब धीरे धीरे इन सब के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सब समझ में आ जाएगा हमें। आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है कि किस तरीके से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। परागण, पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma is called pollination. कि the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a flower is called pollination, ठीक है। कि किसी भी परागकण का परागकोश से मुक्त होकर किसी पादप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है, ठीक है। यानी कि एंथर से रिलीज होगा, ठीक है ना, एंथर है परागकोश से जो है वो पोलन ग्रेन यानी परागकण निकले, ठीक है। परागकण किसी भी फ्लावर की हो सकता है, वो सेम फ्लावर के अंदर आ जाए, ठीक है ना, किसी सेम फ्लावर की ही स्टिग्मा हो जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, ठीक है, और या फिर किसी दूसरे प्लांट में भी हो सकता है। तो किसी अपने खुद के फ्लावर या किसी की भी स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन।
कि एंथर से रिलीज हुआ पोलन ग्रेन परागकोश से मुक्त हुआ परागकण और वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गया, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। फर्क नहीं पड़ता कि सेम फ्लावर पे हो रहा है या फिर आपके दूसरे फ्लावर पे हो रहा है या दूसरे प्लांट के फ्लावर पे हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि आप बोलोगे कि आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्लांट पे जाए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें भाई, बिल्कुल यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा, ठीक है। कैसे? देखिए भाई स्टूडेंट, ध्यान रखना कि ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई एक फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पे जा रहा है या दूसरे किसी फ्लावर पे जाएगा, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, ध्यान रखना कि भाई प्लांट जो ये जो प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन है, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, ये बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, ठीक है ना, अगतिशील होते हैं। अब ये अगतिशील हैं तो इसका मतलब इनको ले जाने के लिए जो है ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी कि एयर के थ्रू होके चला गया या वाटर के थ्रू होके चला गया या कि कोई इंसेक्ट है उसके हाथ पैरों से चिपक के जो पोलन ग्रेन है वो आगे स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो पोलन ग्रेन बेसिकली जो है वो अगतिशील होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो उसको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो देखें अब यहाँ पर क्या होती है चीज़ें कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन डिपेंड करता है प्लांट की सेक्सुअलिटी के ऊपर, प्लांट की सेक्सुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जब स्टार्ट करवाया था तो मैंने बताया था कि कौन सा प्लांट मोनोशियस होता है, डायोशियस प्लांट होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अच्छे से, ठीक है ना। वो लेक्चर आप देखिएगा, आई थिंक 4th नंबर लेक्चर है आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट की सेक्सुअलिटी के ऊपर एक लेक्चर दे रखा है, प्लांट और एनिमल की सेक्सुअलिटी डिस्कस की थी हमने, है ना, याद होगा आपको। तो देखिए भाई, अब होता क्या है कि पॉलिनेशन खुद के प्लांट में होगा या दूसरे के प्लांट पर डिपेंड करेगा कि प्लांट मोनोशियस है, मोनोशियस प्लांट है या फिर वो डायोशियस प्लांट है, ठीक है। मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाएगी प्लांट में। कैसी कंडीशन? प्लांट में द्विलिंगी प्रावस्था होगी, बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों में पाए जाए, दोनों एक ही प्लांट में होंगे। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना। क्या होगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, एक बात समझना, यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके के प्लांट बताती हूँ। जैसे कि देखें, पहला एक ऐसा प्लांट ये देखिए भाई कि यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स में फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर क्या है कि इस फ्लावर के अंदर ओनली सपोज करो कि मेल पार्ट पाया जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, ठीक है। इस फ्लावर में भी केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट है, इस फ्लावर में भी एंड्रोशियम, मतलब इस प्लांट के सभी फ्लावर के अंदर जो है वो क्या है? एंड्रोशियम ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो इसको हमेशा पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे प्लांट का ही सहारा लेना पड़ेगा। मतलब इसके खुद के प्लांट के अंदर तो किसी भी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा तो है ही नहीं, गाइनोशियम तो है ही नहीं, तो इसको तो कहाँ जाना पड़ेगा? हमेशा किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाना पड़ेगा, अपना प्लांट छोड़ना पड़ेगा, सिंपल बात। अब आते हैं अपन सेकंड पे। यहाँ पर ये सेकंड प्लांट जो है इसके अंदर हमें एक फ्लावर ऐसा मिला जिसके अंदर एंड्रोशियम पाया जाता है, यानी पुमंग प्रेजेंट है, ये है ना। और एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मतलब फ्लावर, इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर जो है इसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिले, ठीक है ना। क्या मिले? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिल जाए। मतलब सेम प्लांट है,
सेम प्लांट है लेकिन एक फ्लावर मेल है और दूसरा फ्लावर फीमेल है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर भी कि सपोज कर लो कि ये फ्लावर जो है वो फीमेल है ना, गाइनोशियम पाया जा रहा है, और ये वाला फ्लावर मेल है, ठीक है, मेल हो गया। तो यहाँ पर केवल मेल कंडीशन है प्लांट में, है ना। और यहाँ पर पूरे प्लांट में देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं, यानी पूरा का पूरा प्लांट तो हो गया बाइसेक्सुअल, यानी मोनोशियस प्लांट हो गया, ठीक है। जबकि एक फ्लावर को देखूं अगर मैं पर्टिकुलर, तो इसका एक फ्लावर जो है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एक लिंगी पुष्प है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पूरा प्लांट जो देख रहे हो आप, उसमें मेल फीमेल दोनों कंडीशन है, तो प्लांट इज अ बाइसेक्सुअल, पादप द्विलिंगी है, लेकिन एक फ्लावर पर्टिकुलर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आते हैं तीसरे के ऊपर। इसमें क्या होगा कि सेम ही फ्लावर के अंदर आपको एंड्रोशियम भी मिलेगा और सेम ही फ्लावर में एक ही पुष्प के अंदर आपको गाइनोशियम यानी जायांग भी मिलेगा। पुमंग और जायांग दोनों कंडीशन है, ठीक है ना, दोनों कंडीशन है। इसमें भी यही होगा कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल रहा है, जायांग है, गाइनोशियम, ठीक है, ये हो गया। और इनमें एंड्रोशियम भी है, ठीक है, स्टेमन्स भी मिल रहे हैं आपको देखने को, ये हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक फ्लावर को देखो तो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है और पूरा का पूरा प्लांट तो बाइसेक्सुअल हुआ ही, पूरा का पूरा प्लांट बाइसेक्सुअल है या मोनोशियस कह लो आप इसको, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात कि भाई अब प्लांट की सेक्सुअलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो खुद के फ्लावर पर पॉलिनेशन करता है या किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। अब भाई पूरा का पूरा प्लांट है, पूरा का पूरे प्लांट में केवल मेल पार्टी है या केवल फीमेल पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है वो आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब किसी दूसरे प्लांट से ही जो है वो पोलन ग्रेन लेने पड़ेंगे या फिर भेजने पड़ेंगे पोलन ग्रेन, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कैसा पूरा का पूरा प्लांट जो है ये कैसा हो गया बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड एज वेल एज यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो सेकंड कंडीशन में तो भाई यूनिसेक्सुअल तो फ्लावर है, ठीक है, जबकि प्लांट जो है वो कैसा है, मोनोशियस यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया। थर्ड कंडीशन की हम बात करें, ठीक है, थर्ड कंडीशन में बात करें तो भाई प्लांट एंड फ्लावर both are bisexual, ठीक है। दोनों के दोनों पादप हो चाहे पुष्प हो, दोनों ही द्विलिंगी अवस्था में है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो देखें भाई, अब अगर प्लांट और फ्लावर दोनों ही क्या है कि भाई बाइसेक्सुअल कंडीशन में है ना, तब तो ये खुद से ही पॉलिनेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे और चांसेस हमेशा यही हैं कि ये खुद के स्टिग्मा पे ही ट्रांसफर हो जाए, सेम ही फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। कंडीशन ये भी है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये खुद के प्लांट पर ट्रांसफर हो सकता है कि इसके सेम प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो, क्या हो, प्लांट सेम हो बट फ्लावर डिफरेंट हो, कि भाई देखो यहाँ पे तो फ्लावर भी सेम था और प्लांट भी सेम था। एक तो ये हो गया, इसको भी अपन सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, कि खुद के प्लांट के खुद ही के फ्लावर में जो है वो पॉलिनेशन हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, ठीक है। यहाँ पर प्लांट सेम है बट फ्लावर अगर डिफरेंट हो गया तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक्स तो सभी की सेम ही है, सभी फ्लावर के अंदर क्या होगा, जेनेटिक्स तो सेम ही आएगी उसमें, तो सेल्फ पॉलिनेशन युवा खुद के प्लांट में किया, ठीक है। फिर आते हैं अपन इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में भी क्या होगा, देखो कि भाई इसमें ये वाला पोलन, यहाँ पर पोलन ग्रेन बने, प्लांट फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, तो इसके सेम प्लांट की दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेशन हुआ, तो ये कैसा है पॉलिनेशन, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है,
खुद के ही प्लांट तक रहा है ना, अगर सीमित खुद के प्लांट तक रहा तो उसको अपन सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कंडीशन है, अब यहाँ पर इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बनेंगे इसको तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे ही प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट यूनिसेक्सुअल, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है। मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पादप पूरा का पूरा एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल प्लांट पाया जाता है तो उनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो दूसरे प्लांट पर ही जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन अगर फ्लावर या फिर प्लांट दोनों में से किसी में भी बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जा रही है, द्विलिंगी अवस्था है, ठीक है ना, कि यहाँ पर देखो फ्लावर भले ही यूनिसेक्सुअल था लेकिन प्लांट तो बाइसेक्सुअल था, तो इसमें भी क्या हो रहा है, खुद के प्लांट में पॉलिनेशन की संभावना तो है ही, तो इस तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब फ्लावर ही बाइसेक्सुअल है तो कहना ही क्या हो, पॉसिबिलिटी यही होगी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा नहीं कह रहे कि भाई यहाँ पर होगा नहीं क्रॉस पॉलिनेशन, हो सकता है। पोलन ग्रेन तो बहुत माइन्यूट से स्पोर होते हैं, ठीक है ना, वो तो कहीं पर भी डिस्पर्ज हो सकते हैं, कहीं पर भी जाकर जर्मिनेट हो सकते हैं, लेकिन खुद की स्पीशीज के प्लांट में। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन फ्लावर में हो चाहे प्लांट में हो, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आज अपन एक बार सिर्फ एक टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देखें भाई, जो पॉलिनेशन होता है ना, ये दो टाइप का होता है पॉलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसमें दो कंडीशन आती है। एक तो आती है ऑटोगैमी एंड सेकंड वन इज जिटोनोगैमी, ठीक है, सेकंड वन इज जिटोनोगैमी। देखें भाई, देखिए ऑटोगैमी के अंदर तो क्या होगा कि सेम प्लांट और सेम फ्लावर, कि प्लांट तो सेम होना चाहिए और फ्लावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम फ्लावर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में यहाँ का पोलन ग्रेन केवल अपने ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हुआ, तो उसको अपन ने कहा ऑटोगैमी, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। ऑटोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पर जिटोनोगैमी में क्या होगा कि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना, अनदर फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर क्या हो जाएंगे, दूसरा फ्लावर होगा, फ्लावर इज अनदर फ्लावर, ठीक है ना। तो सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है। देखो भाई, सेम प्लांट है बट फ्लावर अनदर है, तो इसको अपन कहेंगे जिटोनोगैमी। देखें, एक बात समझिएगा, एक सिंपल बात समझना, जिटोनोगैमी के पर्पस में काफ़ी जगह पर कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन हमें कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए भाई, अगर ऐसा देखा जाए कि पोलन ग्रेन अपने फ्लावर को छोड़ के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो इकोनॉमिकली वाइज देखा जाए, ठीक है ना, या फंक्शनली देखा जाए, इकोनॉमिकली या फंक्शनली देखा जाए, तब तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि अपने फ्लावर की जगह को छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जिटोनोगैमी इकोलॉजिकली देखा जाए या फिर फंक्शनली देखा जाए, तब तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जेनेटिकली देखा जाए, आनुवांशिकी रूप से देखा जाए, तो भाई चाहे इस फ्लावर का मेल पार्ट हो चाहे इस फ्लावर का फीमेल पार्ट हो, उसमें जेनेटिक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जेनेटिकली देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको जेनेटिकली बता रही हूँ कि इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन में रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि पारिस्थितिकी रूप से देखा जाए या क्रियात्मक रूप से, तो ये एक परपरागण है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वपरागण जो है वो दो प्रकार का होता है, जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सेकंड टाइप आएगा इसका पॉलिनेशन का, वो है क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। परपरागण का सिंपल मीनिंग है कि भाई डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट हो ही गया, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन सिंपल बात, जब प्लांट पूरा यूनिसेक्सुअल है
पूरा प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जैसे यहाँ हो रहा है। प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना, फ्लावर कैसा है, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही होगा, तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर ही हमेशा ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये होता है पॉलिनेशन। तो देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक बात को हमेशा अच्छे से समझिएगा कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसीजर था कि गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो हमने पढ़ा। पहले मेल गैमेट को पढ़ा पूरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों में माइक्रोस्पोर मेगास्पोर कैसे बनते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर मेगास्पोर ही क्या थे, उनके अंदर मेल गैमेट्स बन रहे थे या पाए जा रहे थे, मेल फीमेल गैमेट, ठीक है, वो पढ़ा। फिर अब आती है बात कि गैमेट्स एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कैसे होंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे। तो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होगा तो उसको अपन पॉलिनेशन कहेंगे, परागण। तो आज हमने परागण की प्रक्रिया पढ़ी है, और ये केवल है ना, पूरी नहीं पढ़ी है, सिर्फ टाइप्स पढ़े हैं और डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, ठीक है ना। तो आज हमने मेगास्पोर की स्ट्रक्चर पढ़ी, भ्रूणकोश की संरचना, ठीक है, और दूसरा पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं। आगे की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन होता है तो रियलिटी उसके पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसमें और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कि भाई विंड का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग हमारा साथ यूँ ही जो है वो बनाए रखो, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए और रिजल्ट मेहनत करते रहो स्टूडेंट्स, ठीक है, फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।